देखिए हम लोग अब जानेंगे मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कल बताए थे आप लोग को मोलर चालकता के बारे में, कल क्या इसी वीडियो में बताया है कि दोनों वीडियो पे जोड़ना है। चलिए हम लोग अभी भी देखे हुए हैं मोलर चालकता के बारे में कि एक मोल वैद्युत अपघट्य में यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो तो उसमें उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है। देखिए मोलर चालकता सबसे पहले मेन चीज है चालकता। तो ये मैंने बताया था कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ओके, ये चालकता किस चीज पे डिपेंड करती है? तो चालकता बाबू जो डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा, चालकता जो है वह आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। आयनन की मात्रा पर किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो चालकता है वह आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। और आयनन की मात्रा कहने का मतलब हुआ कि वहाँ आयनों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई, आयनन की मात्रा अर्थात आयनों की संख्या जितना ही ज़्यादा होगा वहाँ आयनन की मात्रा उतना ही अधिक होगी, उसका चालकता उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, अब देखिए ये आयनन की मात्रा वाला बात हम लोग देख लिए। विद्यार्थी, इनको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। ओके, चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को वैद्युत अपघट्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो देखिए वैद्युत अपघट्य ये जो है एक तरह से विलयन है, वैसा विलयन जिसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए वह किस में टूट जाए भाई? आयनों में टूट जाए। ओके, ध्यान रखिएगा, वे सभी विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में टूट जाता है क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक ना? या फिर किसी पदार्थ का द्रवित अवस्था जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वह आयनों में ब्रेक हो जाए क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ये वैद्युत अपघट्य जो कहलाता है भाई जी दो तरह का होता है। कितना का? एक को बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा को बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक ना? वैद्युत अपघट्य का एग्जांपल कौन हुआ भाई? NaCl। NaCl यदि ठोस अवस्था में है तो इसके अंदर आयन उपस्थित नहीं होता है, अर्थात यह विद्युत का क्या होता है भाई? लेकिन यही NaCl का हम लोग जलीय विलयन लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आयनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का क्या हो जाता है? चालक हो जाता है। तो ये NaCl का जो जलीय विलयन है वह एक किसी का एग्जाम्पल है भाई लोग, याद रखिएगा। NaCl का जलीय विलयन किसका एग्जाम्पल है? वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल है। कोई डाउट? चलिए ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखो वैद्युत अपघट्य दो तरह का होता है। क्या क्या? तो मैंने बोला प्रबल वैद्युत अपघट्य, और दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ओके, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ये प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है भाई? तो वैसा वैद्युत अपघट्य जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्णतः आयनों में टूट जाए। जैसे NaCl, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये पूर्णतः आयनों में टूट जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेकिन कुछ ऐसे भी वैद्युत अपघट्य हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं। किससे? पार्शियली ब्रेक होते हैं। तो ये जो आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं उनको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट अर्थात दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जैसे AgCl। विद्यार्थी दोनों में अंतर है।
देखिए यहाँ पे NaCl सोडियम एक उच्च क्रियाशील धातु और ये हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बंधन बनेगा धातु धातु के मध्य आयनिक बंधन ये प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, ठीक हो। यानी कि यहाँ पे आयनिक बंधन है इसलिए आयरन की मात्रा ज्यादा होगी। और यहाँ पे AgCl सिल्वर चांदी एक निम्न क्रियाशील धातु है, पता है ना। तो एक निम्न क्रियाशील धातु जब संयोग करेगा तो यहाँ पे प्रबल आयनिक बंधन नहीं बनेगा, यानी कि जब भी ये वैद्युत अपघट्य का काम करेगा, इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आंशिक रूप से आयनों में टूटेगा। या फिर मान लीजिए कि ये ले लेते हैं हम लोग CH3COONA सोडियम एसीटेट सिल्वर एसीटेट, तो ये कार्बनिक कंपाउंड है, जब टूटेगा आयनों में तो यहीं से टूटेगा CH3COO- और Na+। ये दो ही भाग में टूटा, क्या हर एटम अपने आप में टूटा? तो ये आंशिक रूप से टूटा और ये वाला पूर्णतः टूटा। तो जो पूर्णतः आयनों में टूट जाए उसको क्या बोलेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और जो आंशिक रूप से आयनों में टूटता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी आप लोग को वैद्युत अपघट्य समझ में आ गया है। क्या भाई? वे सभी विलयन जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाता है, क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है विद्यार्थी। जो क्या हो सकता है भाई? किसी आयनिक पदार्थ का विलयन हो सकता है या फिर ससंयोजी पदार्थ का विलयन हो सकता है, वो विलयन हो सकता है या उसका द्रवित अवस्था हो सकता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आयनों में टूट जाए। जैसे NaCl यदि ठोस अवस्था में है तो विद्युत कुछ अलग होता है, लेकिन वही द्रवित अवस्था या जलीय विलयन होगा तो वो किसका काम करेगा? इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह पूर्णतः आयनों में टूट जाएगा। इस कारण से सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्रबल वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल हो जाता है। या फिर हम लोग बात करते हैं Na2SO4, ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रबल आयनिक बंधन। फिर यहाँ देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तो वे सभी वैद्युत अपघट्य जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आंशिक रूप से आयनों में यानी आंशिक रूप से आयनित होता है, वो क्या कहलाता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो भाई जी पहला मैंने देख लिया कि वैद्युत अपघट्य की क्या, तो ये वैद्युत अपघट्य की प्रकृति जो है मोलर चालकता को प्रभावित करती है। वो कैसे? और वैद्युत अपघट्य ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघट्य यदि प्रबल प्रकृति के हैं, कौन सा? प्रबल प्रकृति के, तो वो आसानी से पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। तो जब पूर्णतः आयनित हो जाएंगे तो यहाँ आयनन की मात्रा ज्यादा होगी, और आयनन की मात्रा ज्यादा होगी, आयनों की संख्या ज्यादा होगी, तो आयन ज्यादा गति करेगी कम, और ज्यादा गति करेंगे तो यहाँ चालकता अधिक की कम। तो बताइए जी वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि नहीं मोलर चालकता? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनों में टूट जाता है, जिससे इसमें आयनन की मात्रा और आयनन की मात्रा उच्च होने से आयन अधिक गति करेंगे, जिससे चालकता अधिक उत्पन्न होगी अर्थात मोलर चालकता। और वही दुर्बल वैद्युत अपघट्य आंशिक रूप से आयनित होंगे, तो उस अपघट्य में आयनों की मात्रा कम होगी। आयनों की मात्रा कम होने का मतलब कि आयनन की मात्रा कम हुई, और आयनन की मात्रा कम है तो कम आयन गति करेंगे, तो चालकता समझ में आया? तो बताओ भाई वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पे मोलर चालकता डिपेंड करता है कि नहीं? नेक्स्ट टेम्परेचर पे बताओ विद्यार्थी, किसी भी वैद्युत अपघट्य को ले लेते हैं हम लोग और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। चलो यार आयनों में टूट गया, क्या हो गया? आयनों में। अब बताओ जब यह आयनों में टूट गया तो हम इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इन आयनों की ऊर्जा में वृद्धि होगी कि कमी? जब आयनों की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो ये आयन तेजी से गति करेंगे कि स्लो गति करेंगे? बोलो भाई, जब आयन तेजी से गति करेंगे यहाँ पे तो विद्यार्थी इसकी चालकता अधिक हो जाएगी कम होगी? होगी ना। यानी ताप में वृद्धि के साथ साथ मोलर चालकता में जल्दी बोलो वृद्धि होती है। ध्यान रहेगा। तीसरा क्या है विद्यार्थी? जिसको आप सांद्रण भी बोल सकते हो, उसको मैंने क्या बोला? तनुता। क्या बोला मैंने? तनुता। ध्यान दीजिएगा, ये तनुता पे क्या डिपेंड करता है भाई लोग? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक पात्र लिया, इस पात्र में मैंने एक वैद्युत अपघट्य ले लिया। ध्यान दीजिएगा, इस पात्र में एक वैद्युत अपघट्य लिए हैं NaCl aqueous, ओके।
और विद्यार्थी मैंने यहाँ पे एक पात्र लिया और इस पात्र में क्या करते हैं विद्यार्थी कि CH3COOAG ले लेते हैं, सिल्वर एसीटेट वैद्युत अपघट्य। अब देखिए दोनों में इसमें भी आयन होंगे और ये भी आंशिक रूप से आयन हो चुकी है। प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये पूर्णतः आयन में टूट गया होगा या? अब बताओ विद्यार्थी यह पूर्णतः आयनों में टूट चुका होगा। अब तनु करने का मतलब कि इसमें जल आप डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो बाबू? जल। जब आप जल डाल रहे हो तो जल की संख्या जल की मात्रा बढ़ेगी। जल की मात्रा बढ़ेगी तो ये तो ऑलरेडी पूर्णतः आयनों में टूट चुका है, अब तो आयनों में नहीं टूटेगा। लेकिन इन आयनों को गति करने के लिए स्थान ज्यादा मिल गया कि कम? अरे पहले यहाँ तक गति कर रहे थे, अब यहाँ तक गति करेंगे, ज्यादा मिला कि कम मिला? अब बताओ आयनों को गति करने के लिए स्थान ज्यादा मिला, ज्यादा जगह मिला तो गति तीव्र करेंगे कि स्लो? तीव्र करेंगे। तो चालकता अधिक की कम? ओके। अब बताइए दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य को हम लोग तनु करेंगे, जब तनु करेंगे तो ये आयनों में जो टूटा था आंशिक रूप से थोड़ा ज्यादा टूट जाएगा। क्या होगा? ना बुझाओ कि ज्यादा टूटी कि कम, तो ये समझो ना तू कि भाई एक नमक का बोरा ले लीजिए और उस पे आप 1 गिलास जल डाल दीजिए नमक के बोरा पे, का वो पूर्णतः आयनों में टूट जाएगा? चल भाई अब 1 जग डाल देते हैं जल, क्या वो पूर्णतः आयनों में टूट जाएगा? चल भाई अब 1 बाल्टी डाल देते हैं, क्या भाई? नहीं, अब 1 ड्राम में ही उसको डाल देते अब तो टूट जाएगा। तो बताओ जैसे जैसे अब जल की मात्रा बढ़ाते गए आयनों में टूटता गया कि नहीं ज्यादा? तो चूंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य था तो वो ऑलरेडी पूर्णतः आयनों में टूट चुका था। लेकिन ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो जैसे जैसे तनु करेंगे वैसे वैसे आयनों में और जैसे जैसे आयनों टूटेगा तो यहाँ पे आयनन की मात्रा में वृद्धि होगी कि कमी? आयनन की मात्रा में वृद्धि होगी और गति करने के लिए स्थान भी ज्यादा होगा। तो बताओ विद्यार्थी यहाँ तो सिर्फ गति करने के लिए स्थान ज्यादा मिल रहा था, जबकि यहाँ 2 कंडीशन फेवर में है। पहला तो आयनों की संख्या भी बढ़ रही है और गति करने के लिए स्थान भी, तो यहाँ पे चालकता ज्यादा बढ़ी कि यहाँ पे ज्यादा बढ़ा? यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में वृद्धि प्रबल वैद्युत अपघट्य की अपेक्षा अधिक होगी। कब की स्थिति में? समझ में आया कि जब किसी वैद्युत अपघट्य को तनु करेंगे तो उसकी चालकता में वृद्धि होती है, चाहे वो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो या लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकता में वृद्धि प्रबल वैद्युत अपघट्य की अपेक्षा अधिक होती है। यस। अब बताओ विद्यार्थी जब आपको पता चल गया कि जब हम इसको तनु कर रहे हैं तो यहाँ आयरन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तब आपको लालच बढ़ा कि थोड़ा सा हम और तनु कर देते हैं कि आयरन की मात्रा में और वृद्धि हो जाए, तो ये और टूटेगा। विद्यार्थी ये लालच लगातार आप करते गए, टूटता गया, क्या उसका जान लोगे? एक स्थिति ऐसा आएगा जब वो अभी दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी पूर्णतः आयनों में टूट जाएगा। अब इसके बाद और जल डालने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब ये आयनों में नहीं टूट रहा है, नहीं, यानी ये पूर्णतः आयनों में टूट चुका है। कौन बाबू? दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य जिस तनुता पे पूर्णतः आयनों में टूट जाता है उस तनुता को कहते हैं कि जी सर ये है अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं जी? अनंत तनुता। क्या बोलते हैं? अनंत तनुता। ध्यान रखिएगा लोग, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन अर्थात अनंत तनुता। मैंने क्या बताया? तो मैंने बताया विद्यार्थी कि तनुकरण की वह स्थिति जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी पूर्णतः आयनों में टूट जाता है, क्या कहलाता है? मतलब इस तनुता के बाद और तनु करने पे भी आयनों की संख्या में वृद्धि। ये अनंत तनुता पे इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को निर्धारित करने के लिए कुलराउस नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया भाई? नियम दिया है इसी अनंत तनुता पे। तो देखिए अनंत आप ऐसे लिखते हो, बोलिए अनंत तनुता पे मोलर चालकता को लिखते हैं एम और ये लेमडा चालकता है। तो ध्यान दीजिए जब भी ऐसे लिखा जाए तो आप समझ जाए कि अनंत तनुता पे मोलर याद रहेगा। और मैं यदि बगल में लिख दूं NaCl तो क्या बोलेंगे कि NaCl का अनंत तनुता पे मोलर। यदि मैं NaCl हटा करके Ab लिख दूं तो क्या लिखोगे? क्या बोलोगे? Ab का अनंत तनुता पे मोलर। भाई जी समझ में आया? चलिए आते हैं कोलराउस नियम पे अभी थोड़ी देर बाद। बताओ विद्यार्थी, तो
तो हम लोग देख लिए कि मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो ये क्या है विद्यार्थी, तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों में आयनन की मात्रा अधिक होगी, इसलिए उसकी मोलर चालकता उच्च होगी, और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में आयनन की मात्रा कम होगी, जिससे उसकी मोलर चालकता विद्यार्थी। यहाँ टेम्परेचर मैंने बताया कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि करते हैं, किसमें वृद्धि, ताप में वृद्धि करते हैं, तो टेम्परेचर में वृद्धि से आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, और आयनों की ऊर्जा में वृद्धि से आयन अधिक तेजी से गति करते हैं, परिणाम स्वरूप चालकता में वृद्धि होगी, चाहे वो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो या तीसरा क्या है भाई, तनुता। तो तनुता की स्थिति में मैंने बता दिया कि तनुता की स्थिति में प्रबल एवं दुर्बल दोनों वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता में वृद्धि प्रबल वैद्युत अपघट्य की अपेक्षा अधिक होती है। ध्यान रहेगा। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य को लगातार तनु करते हैं तो उसके आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, साथ ही साथ गति करने के लिए स्थान भी अधिक मिलता है, परिणाम स्वरूप यहाँ पे चालकता में वृद्धि इसकी अपेक्षा अधिक होती है। बट तनुकरण की एक ऐसी भी स्थिति आती है जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी पूर्णतः आयनों में टूट जाता है, उसके पश्चात तनु करने पर उसके आयनन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उस स्थिति को क्या कहते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। अनंत तनुता पे किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को निर्धारित करने के लिए किसने नियम दिया था जी, कोरलाउस नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया था। अब इस कोरलाउस के नियम को अब स्टडी करने वाले हैं, ठीक है भाई। वीडियो को रोक करके ध्यान से पहले समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसलिए किताब छपवाने से मतलब नहीं है मुझे। क्या बोलते, जो मैंने समझाया बस इसको दिमाग में रख लो आप, ठीक ना। आप अपने समझ के आधार पे जो लिखोगे लिख लेना, ठीक है ना भाई लोग। तो देख लीजिए, इसको लिख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा सीधा कि मोलर चालकता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे 2 नंबर। तो सीधा आप लोग मोलर चालकता का परिभाषा लिख दीजिएगा, किसे सूचित करते हैं, इसका मात्रा क्या है, काम हो गया। प्रभावित करने वाले कारक निम्न है ये। ओके, इतना कम हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव मिले तो अपने समझ शक्ति के आधार पे इसको बनाएंगे। ओके, फास्ट वीडियो को रोक करके अपने भाषा में नोट कीजिए जल्दी कि हम आगे बताएं कोरलाउस का नियम। हाँ बाबू वो देखो अमन फेमस हमको दिया अभी को दी कारोबार बताया था तभी तो कोरलाउस का नियम। चलो कल बंद रही, झंडा फहरा रही हो ठीक है भाई। देखिए कोरलाउस का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसे तनुता पर उसमें भाई खत्म बका उसमें उपस्थित सभी आयनों के मोलर
चालकताओं के योगफल के बराबर होता। ओके बाबू, ध्यान रखिएगा। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पे किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसी तनुता पर उसमें उपस्थित सभी आयनों की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। देखो बाबू, जब हम लोग अर्थात इसका गणितीय रूप की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक पात्र और बोल देते हैं कि इस पात्र में मैंने एक दुर्बल वैद्युत अपघट क्या लिया है, इसमें ए धनायन है और बी। तो देखिए विद्यार्थी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिख रहे हैं कि अनंत तनुता पे ए बी की मोलर चालकता, यानी ए बी एक दुर्बल वैद्युत अपघट है, इसकी अनंत तनुता पे मोलर, देखिए तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है, मोलर चालकता जो है उसी तनुता पे यानी अनंत तनुता पे है, इसमें उपस्थित सभी आयन, आयन कौन कौन है, तो ए प्लस है और बी, इन दोनों आयनों के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। ध्यान रहेगा, अनंत तनुता पे किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उसी तनुता पे उसमें उपस्थित सभी आयनों के मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर। यही किसका नियम है भाई? अब विद्यार्थी, इसी आधार पे मैं आपसे पूछूं कि अनंत तनुता पे मोलर चालकता NaCl की बताइए तो क्या लिखिएगा? तो आप लिखेंगे कि सर अनंत तनुता पे मोलर चालकता Na+ की और इसी तनुता पे मोलर चालकता Cl हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि विद्यार्थी आप अनंत तनुता पे मोलर चालकता Na2SO4 का बताइए, ठीक हो? तो आप कहेंगे कि सर अनंत तनुता पे मोलर चालकता Na+ की कई गो है? अरे Na+ 2 गो बढ़ गए। अब प्लस में अनंत तनुता पे ही मोलर चालकता किसकी विद्यार्थी? बोलो, SO4 माइनस की। इसी तरीके से पूछा जाए कि अनंत तनुता पे मोलर चालकता CaCl2 की बताइए तो क्या लिखिएगा? तो सीधा लिखिएगा कि अनंत तनुता पे मोलर चालकता Ca2+ की और प्लस 2 गो है ना Cl, तो बाबू अनंत तनुता पे ही मोलर चालकता किसकी? तो बताइए जी, ऐसे किसी भी पदार्थ का दिया जाए तो आप यौगिक का लिख दीजिएगा लोग। चलिए, अब आप वीडियो को रोक करके पहले इसे नोट कीजिए, इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल देखिए। कोलाउस का नियम हो गया। अब हम लोगों का करना है, तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलाउस का नियम बताएं तथा इसके उपयोग बताएं। क्या बड़े वो देखिए, जब हम लोग कोलाउस के नियम के उपयोग की बात करेंगे तो कोलाउस नियम का पहला उपयोग क्या? नीचे थोड़ा सा नीचे। चलिए, कोलाउस नियम के उपयोग की बात करते हैं हम लोग, तो उपयोग में पहला आ जाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट की, बउआ ई खत्म बा, लिख लो। दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने में दूसरा है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में,
दिखा तो क्या ना सुबह देख रहे हैं सर। और तीसरा है जल का मूल चालकता ज्ञात करने में। रह दिया वीडियो में इतना है क्या वो न तो दिक्कत होता फिर बाबू। आज के लिए इतना है। दैट्स ऑल। जय हिंद जय भारत।